रायसेन गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था सुधाकर। वो एक मछुआरा था जो मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था और अपनी माँ मायावती की देखभाल करता था। अम्मा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा, जरा रुको। बहुत देर हो चुकी है माँ, और मछुआरे आकर नदी से सारी मछलियां पकड़ लेंगे। बेशक वो मछलियां पकड़ लेंगे, क्योंकि उन सभी के पास मछली पकड़ने के जाल हैं और तुम मछली पकड़ने के लिए केवल मछली की छड़ का उपयोग करते हो। मैं और क्या कर सकता हूँ माँ? अगर मैं अभी जाकर मछली पकड़ने वाली छड़ी नहीं रखता हूँ तो हमें वो 2-3 मछलियां भी नहीं मिलेंगी जो मिल जाती हैं। मछली पकड़ने का ये काम तो रोज की बात है। आज मुझे तुमसे कुछ अच्छी बात करनी है। तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है, चलो उस लड़की को देखने चलते हैं। हमारा दोनों का जीवन अब तक एक प्रश्न चिन्ह बना है और तुम हमारे साथ एक और इंसान को जोड़ना चाहती हो। क्या ये शादी करने का सही समय है? तुमको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज के लिए भगवान द्वारा पहले से ही निर्धारित समय है। अगर उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम इसे रोक नहीं सकते। सुधाकर अपनी माँ के साथ बहस में नहीं पड़ता और मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो नदी के किनारे पर खड़ा होता है और मछली पकड़ने वाली छड़ी को नदी में डाल देता है। 1 घंटा बीतने के बाद जाकर एक मछली फंसती है और फिर वो उसे अपनी टोकरी में रखता है। फिर वो मछली पकड़ने वाली छड़ी को वापस पानी में डाल देता है और फिर बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहता है। आकाश में सूरज चढ़ गया था और गर्मी बढ़ रही थी। अंत में लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद वो एक और मछली पकड़ता है। उसने उसे अपनी टोकरी में रखा और बेचने गया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि इस समय मछली कौन खरीदेगा। वो धीरे धीरे नदी से उस गांव में आ जाता है। दोनों मछलियों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और गांव के बाजार के बीच में खड़ा होकर बेचने के लिए पुकारता है। सीनिया उधर से गुजरता है। इस समय मछली बेचने पर कौन खरीदेगा तुमसे? उन सभी ने खाना बनाकर खा भी लिया होगा और काम पर निकल गए होंगे। क्या करूं बताओ, क्योंकि मेरे पास जाल नहीं है और खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। उधार के पैसों से बड़े बड़े सपने देखने की बजाय मैं भूखा रहना बेहतर समझता हूँ। मैं तुम्हारी सोच को सलाम करता हूँ। तुम एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो। देखो, हर रोज मुझे बहुत सारी मछलियों की जरूरत होगी। मैं तुमसे इन्हें थोक में लेकिन अच्छी कीमत पर खरीदूंगा। तुम इतनी सारी मछलियों का करोगे क्या? मैं उनके साथ अपने बिस्तर पर सोऊंगा या फिर उन्हें बांस की डंडियों में बेच दूंगा। मेरी अपनी जरूरतें हैं भाई। तुम बस इतना बताओ कि तुम मुझे मछलियां दोगे या नहीं। सीनिया फिर 2 मछलियों की कीमत के लिए मोलभाव करके उन्हें ले गया। सुधाकर घर गया और अपनी माँ को पैसे दिए। वो सोचता रहता है कि कैसे और मछलियां पकड़ी जाएं, लेकिन उसे कोई हल नहीं सूझता। फिर उसे सीनिया की बांस की छड़ी वाली बात याद आती है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो नदी के तट पर जाता है और कुछ बांस की छड़ें काटता है और फिर उन्हें छोटी छोटी छड़ियों में काट लेता है। फिर वो नदी के पास उस जगह पर जाता है जहां बहुत पानी था। वो एक छोटे से गड्ढे को खोदता है और इन बांस की छड़ियों को जोड़ने वाले पाइप के रूप में उपयोग करके नदी के पानी से जोड़ता है, कुछ इस तरह कि नदी का पानी गड्ढे में आ सके। और फिर चला गया। अगले दिन भोर से पहले ही सुधाकर नदी के पास जाकर गड्ढे के पास पहुंचा तो उसे ढेर सारी मछलियां उसमें फंसी दिखी। फिर वो उन सभी मछलियों को सीनिया को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए ले गया। इस तरह से सीनिया से अच्छी खासी कमाई होने लगी। वो अपनी मेहनत की कमाई से धीरे धीरे अपने लिए एक घर खरीद लेता है और बाद में शादी भी कर लेता है। वो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करता है और खुशी से रहता है। सुल्तानपुर एक ऐसा गांव है जहां मधु और रमेश नाम के 2 प्यारे दोस्त रहते हैं। मधु एक बढ़ई है, जबकि रमेश एक मैकेनिक। दिन भर वे हर दिन अपने अपने काम में रमे रहते हैं और जब उन्हें खाली समय मिलता है तो वे एक दूसरे के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं। एक दिन मधु की माँ सुभद्रा ने मधु को फोन किया। अरे मधु, कहाँ हो तुम? माँ, तुम कुछ अलग तरीके से बात कर रही हो। क्या हुआ? मैं अपनी दुकान पर हूँ। मधु, तुम्हारे पिता अचानक नीचे गिर गए और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है माँ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ और मैं तुरंत घर के लिए निकल रहा हूँ। मैंने पहले ही एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया है। तुम तुरंत घर आओ, क्योंकि मुझे चिंता हो रही है। अपने पिता की स्थिति के बारे में जानने के तुरंत बाद मधु ने अपने दोस्त रमेश को फोन पर इसके बारे में बताया।
रमेश तुरंत अपनी मैकेनिक की शॉप बंद कर देता है और उसके पास पहुंच जाता है। रमेश को देखकर, अरे रमेश, हमारे गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने में बहुत समय लगेगा, चलो हम पापा को अपने कंधों पर उठाकर ले चलते हैं। हाँ मधु, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। वो बात कर ही रहे थे कि मधु के पिता चल बसे। मधु फूट फूट कर रोने लगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा पापा, मैं आपको बचा नहीं सका, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपकी तरह और कोई नहीं मरेगा। वो अपने पिता से वादा करता है। 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मधु अभी भी अपने पिता के बारे में सोच सोचकर दुखी होता रहता है। रमेश मधु के पास आता है और उससे पूछता है, मधु, ए मधु, ऐसा उदास क्यों दिख रहा है यार? रमेश, क्योंकि हमारा गांव बहुत दूर था, एम्बुलेंस को हम तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। अगर सिर्फ 5 मिनट पहले एम्बुलेंस पहुंच जाती तो मेरे पापा वो आज जिंदा होते ना। हाँ मधु, क्या मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं? वो क्या? एम्बुलेंस को हमारे गांव पहुंचने में समय लग रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है। हम सरकार को एक मांग पत्र सौंपते हैं, जिसमें उनसे इस गांव में अपनी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए कहेंगे। हम जरूरत पड़ने पर तुरंत उस एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल ले जा सकते हैं। चलो अभी चलते हैं। रमेश की बात सुनकर, रमेश, ऐसा हो नहीं पाएगा मेरे दोस्त, ये बताओ कि क्या तुम एक कार बना सकते हो? हाँ, मैं बना सकता हूँ। उसी तरह तुमको एक एम्बुलेंस बनानी है और उसमें इंजन को फिट करना है। फिर हमें इस तरह इंतजार करते रहने और मरीज को खतरे में डालने की जरूरत नहीं होगी। हम खुद जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचा सकेंगे। हाँ के अलावा और क्या कहूंगा? वे अपने और सभी काम बंद कर देते हैं और लकड़ी की एम्बुलेंस तैयार करने पर ध्यान देते हैं। इंजन फिट करने के बाद ये वास्तविक एम्बुलेंस की तुलना में और तेजी से आगे बढ़ती है। तब से जरूरतमंद लोगों को लकड़ी की इस एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाने लगा। उनकी इस कोशिश ने कई लोगों की जान बचाई और ग्रामीणों ने उन्हें दिल से सराहा और उनका आभार माना। देवापुर गांव में शकुंतला और वीरा नाम के पति पत्नी रहते थे। वे अपने बेटे मल्लेश की शादी पद्मा से करवा देते हैं। वे सभी मजदूरी का काम करके गुजारा कर रहे थे और उस आमदनी से जितना हो सके बचत करते थे। मल्लेश और पद्मा को मीनू नाम की एक लड़की का ईश्वर का आशीर्वाद मिला। एक दिन, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या ये तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात है? क्योंकि मैंने तुम्हें एक रात पढ़ते हुए देखा और जाकर तुम्हारे माता पिता से पूछा। उन्होंने बताया कि तुम काफी आगे तक पढ़ाई कर चुकी हो, लेकिन शादी करने के लिए झूठ बोला। मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ना चाहती हूँ और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जो मेरा सपना है। मल्लेश इसके लिए मान जाता है और उसे ये भी बताता है कि वो इस बारे में अपने माता पिता से खुद बात करेगा। लेकिन तभी अनहोनी घट गई और पद्मा की जिंदगी बदल गई। एक रात एक सांप घर के अंदर आ गया और मल्लेश को काट लिया। कुछ समय के भीतर ही मल्लेश की मृत्यु हो गई और परिवार उसका अंतिम संस्कार करके शोक मनाने लगा। तब से शकुंतला के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जब बेटा ही नहीं तो बहू और बेटी को क्यों रखूं अपने घर में? आप हमसे ऐसा कैसे कह सकती हैं? सोचकर देखिए कि आपके बिना हमारा क्या होगा। अपने माता पिता के घर चली जाओ, नहीं तो किसी नदी में कूदकर मर जाओ। हालांकि पद्मा ने उससे कई बार विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास गई। उसकी माँ दरवाजे पर ही उसे रोक कर कहती है, देखो पद्मा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम्हारा घर तुम्हारे पति का परिवार है और तुमको वहीं जीना और मरना है। मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकती। पद्मा अपनी हालत से परेशान हो जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। क्या करे, सोचने लगती है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी और पद्मा को देखा और उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया को उस पर दया आती है और वो उसे उसकी बेटी के साथ अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। लेकिन उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए कमाना जरूरी था। इसीलिए माँ बेटी ने ठेले पर केले बेचना शुरू कर दिया। वो अपनी कमाई से संतुष्ट थी और ऐसे ही कुछ समय बीत गया।
एक दिन एक पुलिस अधिकारी केले खरीदने आता है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, और केले खरीद कर जाने लगता है। सर, पैसा तो दीजिए। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए, और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। देखिए सर, आप पुलिस अफसर हो सकते हैं, लेकिन पहले एक इंसान की तरह पेश आई। मैं आपको केले पैसे लेकर ही दूंगी, वरना आप जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी उसके ऐसे कहने से चौंक गया और पूछने लगा, कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मैंने डिग्री तक पढ़ाई की है सर। फिर वो अधिकारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। पुलिस अधिकारी उसे ढांढस बंधाता है। मैं तुमको पुलिस में भर्ती होने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, और मुझे यकीन है तुम एक दिन एक सफल पुलिस अधिकारी बनोगी। उस दिन से पद्मा दिन में केले बेचती और फिर शाम में उस अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करती। उसने अपने दम पर पढ़ाई पूरी की और बहुत आत्मविश्वास से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद आईपीएस परीक्षा के नतीजे आ गए और पद्मा ने परीक्षा पास कर ली थी। फिर वो पुलिस प्रशिक्षण के लिए चुनी जाती है और आखिरकार एक पुलिस अधिकारी बन जाती है। वो पुलिस अधिकारी को धन्यवाद देने के लिए मिठाई लेकर जाती है। पद्मा को एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखकर बूढ़ी औरत बहुत गर्व और खुशी महसूस करती है। कहते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं।